एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सेल इंट्रोडक्शन की सीरीज में आज हम 11th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर के लिए यूज होता है, यानी कि अगर एक की बात करी जाए, और प्लूरल के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जैसे पावर हाउस इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बनती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अगर इसके डायग्राम की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो कि हाईली फोल्डेड होती है। आप लोग एक बात बताइए कि अगर ये हाईली फोल्डेड है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तब तक इसको लेवल कर लेते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली, यानी कि बाहर वाली मेम्ब्रेन, और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, यानी कि अंतःझिल्ली, अंदर वाली मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका जो ये है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स में इसके पास इसका खुद का डबल सर्कुलर डीएनए भी होता है। इसका खुद का डीएनए भी होता है। इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम इसके पास 70S टाइप के होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनील है, तो इसके पास 70S टाइप के राइबोसोम क्यों होते हैं। तो इसकी एक थियरी है जो कि ये बताती है। थियरी क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थियरी। ये थियरी बताती है ओरिजिन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो एंडोसिम्बायोटिक थियरी ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों का ओरिजिन बताती है। कि एंडोसिम्बायोटिक थियरी है ये बताती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल को एंगल्फ कर लिया गया था यूकैरियोटिक सेल के द्वारा, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इसको एनर्जी बना के दे रहा था, इसीलिए उसको डिग्रेड नहीं किया गया है। ये बताती है एंडोसिम्बायोटिक थियरी के द्वारा ये किया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए इसके पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होगी। स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50S है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30S होती है। अब आप लोग इसको प्लस मत करिएगा कि 80S हो रहा है, क्योंकि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है या सोइडबर्ग यूनिट है। एस फॉर सोइडबर्ग यूनिट, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको दिया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये हाईली फोल्डेड होती है। ये लेवल हो चुका है तो हम इसको इरेज कर देंगे, यहीं पे लिखेंगे। जो इनर मेम्ब्रेन है ये हाईली फोल्डेड होती है। अब ये हाईली फोल्डेड है तो इसका कोई यूज होगा या फिर इसका कोई फायदा है? बिल्कुल है। हाईली फोल्डेड होने के कारण ये प्रोवाइड करता है इसको सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है? चेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी हो और उसके साथ कोई चीज पास हो रही हो। तो वैसे ही यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं इसके पास। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? यहीं पे एटीपी प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो ये जो पाइरूवेट है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट चेन इसमें चल रही है, तो ये चेन इसी में क्यों चल रही है? क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसी और ऑर्गेनेल में नहीं चल सकती? तो नहीं चल सकती। और इसका आंसर क्या है, क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो केवल इसकी इनर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया पर ही परफॉर्म हो सकती है। तो ये जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है, इससे उठ के यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 4, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। और जो फोर्थ होता है एटीपी सिंथेस, जो कि एटीपी प्रोडक्शन करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ये सीधा होता तो यहाँ पे इसके पास सरफेस बहुत कम होता। अब ये फोल्डेड है तो ये सरफेस एरिया बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो इसकी हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है ये सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जगह ज्यादा मिले। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या मैटरनल होता है, नॉट पैटर्नल, क्योंकि जो ओवा और स्पर्म फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, तो जो जाइगोट की बॉडी होती है केवल फादर से न्यूक्लियस ही आता है। फादर से केवल और केवल यहाँ पे न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस आएगा, और जो पूरी बॉडी होती है वो ओवा की होती है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मैटरनल होता है, ना कि पैटर्नल। तो जो एवोल्यूशनरी स्टडीज होती हैं उनको भी पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आइए इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन तो आप लोगों को क्लियर ही होगा कि एटीपी प्रोडक्शन करता है। एटीपी प्रोडक्शन इज द बिगेस्ट वर्क। एटीपी प्रोडक्शन ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि यूरिया साइकिल चलती है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? यूरिया साइकिल के द्वारा अमोनिया सीक्रेट करा जाता है। तो एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। अब एटीपी को यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसके पास होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे एडेनोसिन लिख लेते हैं, तो इसके पास 3 फॉस्फेट हैं, क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन नाइट्रोजनस बेस, शुगर है, एडेनिन के साथ शुगर ऐड है इसलिए एडेनोसिन। उसके बाद यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट, ट्राइका मीन्स होता है 3 फॉस्फेट लगे हुए। अब जब यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये एनर्जी लिबरेट करता है, और ये हाईली रिच बॉन्ड होता है, एनर्जी लिबरेट करेगा। तो जब एनर्जी लिबरेट होगी तो जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है ये ब्रेक करते हैं तो एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ में आया, इसका फंक्शन समझ में आया हो कि ये क्या क्या करता है। और यहाँ पे कैल्शियम आयन भी स्टोर होते हैं फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि रिलीज होते हैं। कोफैक्टर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो।